गश्त के दौरान मैडम सर की नज़र दो लड़कों पर पड़ी जो बीच सड़क हाथापाई कर रहे थे। एक पुलिस अफसर के सामने ऐसी हरकत यानी कानून का कोई खौफ ही नहीं। जब उन्होंने जाकर टोका तो लड़के और बदतमीजी पर उतर आए। बात न सुनने की सलाह दी और लंबे वाले लड़के ने तो हाथ उठाने की कोशिश भी कर डाली। मैडम सर का पारा चढ़ गया और वो दोनों को घसीट कर थाने ले आईं। लेकिन अजीब बात यह हुई कि थाने पहुंचते ही उन्होंने दोनों को किनारे बिठाया और खुद अपने कागजी काम में लग गईं। यहीं से थाने के भीतर एक ऐसी खेल की शुरुआत होती है जो बाहर से मामूली पर अंदर से काफी गहरी थी। सबसे पहले राहुल नाम का एक लड़का पर्स चोरी की रिपोर्ट लिखवाने आया। 2 मिनट भी नहीं हुए थे कि अमित नाम का दूसरा बंदा अपनी खोई हुई बिल्ली की शिकायत लेकर पहुंच गया। जैसे ही ड्यूटी अफसर लिखापढ़ी में व्यस्त हुआ, मैडम सर ने चुपके से मैसेज टाइप करके भेज दिया। अगले ही पल राहुल का फोन बजा। इसके बाद उन्होंने दराज से अपनी रिवॉल्वर निकाली, फाइल में छिपाई और जैसे ही राहुल पास आया, सामान के बहाने उसके बैग में सरका दी। फिर वो चश्मा पहने अपने साथी के पास पहुंची और धीरे से इशारा किया। उधर कमरे में बंद लंबा लव भी जंगू दिखाकर ओके का सिग्नल दे चुका था। साफ था कि यह पूरा ड्रामा किसी बड़े प्लान का हिस्सा था। रात ठीक 8 बजे थाने के अंदर गोली चलने की आवाज सी गूंजी और हर कोई सन्न रह गया। अब सवाल यह है कि क्या उनका यह सीक्रेट प्लान कामयाब हुआ और इस सब के पीछे की असली कहानी क्या थी। मामला 2 महीने पुराना है। रात 10 बजे कुणाल दफ्तर से काम निपटाकर घर लौट रहा था। रास्ते में उसकी मंगेतर की कॉल आई। दोनों बातें कर ही रहे थे कि सड़क किनारे से चीखने की आवाज आई। कुणाल ने गाड़ी रोकी और थोड़ा आगे जाकर देखा तो कुछ गुंडे एक लड़की को जबरदस्ती उठाकर ले जा रहे थे। कुणाल सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां गेट पर ही उसे इंस्पेक्टर मिल गए। बात समझते ही दोनों तुरंत स्पाइवेस बाइक पर मौकाए वारदात यानी पुरानी कॉटन मिल की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मंगेतर का दोबारा फोन आया तो इंस्पेक्टर ने टोका कि मामला गंभीर है, प्यार मोहब्बत बाद में कर लेना, और फोन कटवा दिया। मिल पहुंचते ही इंस्पेक्टर ने कुणाल को बाहर रुकने को कहा और खुद गन निकालकर अंदर चले गए। अंदर मौजूद बदमाश पुलिस को देखते ही हाथ खड़े करने लगे। पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब गन ताने खड़े इंस्पेक्टर अचानक हंसने लगे। असल में वो इंस्पेक्टर उन्हीं गुंडों से मिला हुआ था। बात समझते ही कुणाल के पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। वो जान बचाकर भागा और एक तरफ चिप्तों के ग्रुप में वॉइस मैसेज भेजा, फिर फोन को पास के पाइप में छिपा दिया। पर बदकिस्मती से गुंडों ने उसे ढूंढ निकाला। अगली सुबह उस लड़की के घर वाले रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुंचे। किस्मत देखिए, केस फिर उसी भ्रष्ट इंस्पेक्टर के पास आया। माता पिता को पहले से शक था कि इसके पीछे लोकल भूमाफिया का हाथ है, जो उनकी जमीन सस्ते में हड़पना चाहता था और धमकियां दे रहा था। इंस्पेक्टर को सच पता था, इसलिए वो उन पर समझौता करने का दबाव बनाने लगा और जताने लगा कि पुलिस भी ऐसे मामलों में लाचार होती है। फोन कटवाते ही उन्होंने दोनों को विदा कर दिया। अब कहानी 2 महीने आगे आती है, जहां मैडम सर की एंट्री होती है और वही सब होता है जो शुरुआत में हुआ था। आखिर इन दोनों घटनाओं का आपस में क्या कनेक्शन है? दरअसल उस रात कुणाल का फोन उसकी मंगेतर का ही था। जब कुणाल गायब हुआ और उसका वॉइस मैसेज ग्रुप में आया तो मैडम सर और उनके साथी तुरंत हरकत में आ गए। ये पांचों अनाथालय में एक साथ पले बड़े थे, इसलिए इनके बीच परिवार जैसा गहरा रिश्ता था। लंबे लड़के ने पुलिस में जाने की बात कही, पर मैडम सर ने तुरंत खारिज कर दिया। खुद पुलिस में होने के नाते वो सिस्टम की लाचारी अच्छे से समझती थी। सबने मिलकर पहले अपने स्तर पर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब मैडम सर ने अपने एक दोस्त की मदद से कुणाल के फोन की लोकेशन ट्रेस करवाई। लोकेशन से बड़ा खुलासा हुआ। उस रात कुणाल के फोन की आखिरी मूवमेंट पहले कॉटन मिल, फिर पास के पुलिस स्टेशन और दोबारा कॉटन मिल की तरफ थी, जिसके बाद सिग्नल गायब हो गया। यानी दाल में कुछ काला इसी थाने और मिल के आसपास था। मैडम सर ने खुद छानबीन शुरू की। जब पीड़ित लड़की के माता पिता रिपोर्ट लिखवाने आए थे तब वो भी वहीं मौजूद थी। उन्होंने गौर किया कि इंस्पेक्टर जिस अंदाज में अपने जूनियर को फोन काटने और घरवालों को टरकाने की जल्दबाजी दिखा रहा था, ठीक वही लहजा और वही शब्द उसने कुणाल से फोन कटवाते वक्त इस्तेमाल किए थे। मैडम सर शक यकीन में बदल गया। उन्होंने तुरंत अपना ट्रांसफर उसी थाने में करवा लिया। इंस्पेक्टर तो मेटसन को थे, उन्हें देखते ही लट्टू हो गए है और बिना किसी लिखा पढ़ी के आसानी से एंट्री दे दी। इस दौरान मैडम सर ने चालाकी से उसका फोन नंबर पता चला कि इंस्पेक्टर लगातार गैंग के सरगना के संपर्क में था। घटना वाली रात सरगना के मुख्य गुंडे की लोकेशन भी कॉटन मिल के पास ही थी, जो बाद में इंस्पेक्टर की लोकेशन के साथ मैच हुई। तस्वीर साफ हो चुकी थी, कुणाल के गायब होने में इन्हीं दोनों का हाथ था। माहौल गर्म न हो इसलिए मैडम सर ने सबसे पहले उस गुंडे के चेले को निशाना बनाया। वो बंदा मजे से शिकंजी बेच रहा था। उसे बातों में उलझाकर वैन के पास लाया गया और पलक झपकते ही उठाकर पुराने अनाथालय ले जाया गया। शुरुआत में तो वो मुकरने लगा और हर बात पर मुझे नहीं पता रटने लगा, पर जैसे ही मैडम सर ने पिस्तौल तानी उसकी हवा निकल गई। उसने रोते बिलखते सच उगल दिया कि पकड़े जाने के बाद कुणाल के सिर पर भारी चीज से हमला किया गया था, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
यह सुनते ही सब मर्चरी पहुंचे। बदकिस्मती से सामने बर्फ जैसी ठंडी लाश कुणाल की ही थी। बचपन के साथी को यूं खोने का दर्द हर चेहरे पर साफ दिख रहा था, और इसी दर्द से जन्म हुआ एक खतरनाक बदले की योजना का। प्लान के मुताबिक वे वापस अनाथालय लौटे ताकि उस चेले का इस्तेमाल कर सकें, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो वो गायब था। वो खुद भाग निकला था या उसे किसी ने छुड़ाया था। अभी वे इसी उलझन में थे कि अगले दिन एक और सनसनीखेज खबर आई। उस चेले की शहर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। खेल अब और उलझ चुका था, चाहे वो खुद भागा हो या किसी ने उसे छुड़ाया हो, पर उसकी हत्या होना काफी अजीब था। साफ था कि राज दफनाने के लिए उसे रास्ते से हटा दिया गया था। पर जब बदले की कसम खा ही ली थी तो मैडम सर और उनके साथी पीछे हटने वाले नहीं है। अब उनका अगला निशाना वो भ्रष्ट इंस्पेक्टर और भू माफिया का सरगना थे। कुछ दिन तक दोनों की रेकी करने के बाद उनकी हर आदत और रूटीन समझ आ गया। पहले इंस्पेक्टर को निपटाने का प्लान बना, और यही वो खेल था जो शुरुआत में देखने को मिला था। योजना एकदम पक्की थी। टीम के सदस्य अलग अलग वाजिब बहाने बनाकर थाने पहुंचेंगे। मैडम सर ब्लैक मार्केट से खरीदी पिस्तौल चुपके से अंदर लाकर राहुल को थमा देंगी। शाम 7:30 बजे इंस्पेक्टर अपने केबिन में आता था। 7:35 पर मैडम सर फाइल पर साइन कराने के बहाने अंदर जाएंगी। ठीक उसी वक्त चश्मे वाला साथी टॉयलेट का बहाना बनाकर 8:00 बजे थाने का मेन स्विच ऑफ कर देगा। अंधेरा होते ही राहुल पिस्तौल लंबे वाले लड़के को पकड़ाएगा। मैडम सर जैसे ही अपने फोन की टॉर्च से रोशनी का इशारा करेंगी, वो सीधे निशाना साधकर इंस्पेक्टर का काम तमाम कर देगा। इसके बाद राहुल तुरंत गन वापस लेकर बाहर नाले में फेंक देगा और 8:30 पर चश्मे वाला साथी पावर सप्लाई चालू करके टॉयलेट से बाहर आ जाएगा। थाने के सीसीटीवी कैमरों की फिक्र किसी को नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ के थानों में कैमरे वैसे ही आधी टाइम शो पीस बने रहते हैं या काम ही नहीं करते। लेकिन जैसा प्लान किया जाए सब कुछ वैसा ही हो, ऐसा फिल्मों में कहाँ होता है। रात 30 बजे इंस्पेक्टर टाइम पर केबिन में आ गया, पर आते ही किसी को फोन मिलाने लगा। देखते ही देखते 7:05 बज गए, यानी एक्शन का टाइम। तभी अचानक वो भू माफिया खुद चलकर थाने में आधमका और इंस्पेक्टर के सामने बैठकर बातें करने लगा। मैडम सर ने तुरंत अपनी टीम को मैसेज भेजकर अलर्ट किया कि जब तक वो बाहर न निकल जाए कोई कदम नहीं उठाएगा। पर असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। ठीक 8 बजते ही पूरे थाने की लाइट गुल हो गई। अगले ही पल सन्नाटे को चीरती हुई 2 गोलियों की आवाज गूंजी। जैसे ही लाइट वापस आई, वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। केबिन में इंस्पेक्टर और भूमाफिया दोनों खून से लथपथ पड़े थे। जाहिर था कि यह गोली मैडम सर की टीम ने नहीं चलाई थी, पर अचानक हुए इस धमाके पर ज्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मैडम सर को तुरंत सिचुएशन संभालनी थी। उन्होंने बिना देर किए बाकी पुलिसकर्मियों को एम्बुलेंस कॉल करने के लिए दौड़ाया। मैडम सर ने तुरंत सिचुएशन की खबर डिप्टी कमिश्नर को दी, जो थोड़ी ही देर में मौके पर पहुंच गए। सरगना को सीधे सिर में गोली लगी थी, इसलिए उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। इंस्पेक्टर की गर्दन में गोली लगी थी, पर सांसें अभी चल रही थी, तो उसे आनन फानन में अस्पताल रवाना किया गया। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने तफ्तीश शुरू की। तभी एक पुराने पुलिस वाले का ध्यान गया कि अपनी गायब बिल्ली की रिपोर्ट लिखवाने आया अमित मौके से गायब था। टीम के बाकी साथियों से हल्की पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया, लेकिन बाहर निकलते वक्त राहुल को अपना बैग चेक कराने को कहा गया। सबका दिल हलक में आ गया, पर खुशनसीबी से बैग खाली था। मैडम सर ने सही वक्त पर पिस्तौल दराज में वापस रख दी थी। जाते जाते डिप्टी कमिश्नर ने मैडम सर को अगले दिन सरगना के सारे गुंडों को समन करने का निर्देश दिया और अपना एक अल्टरनेट पर्सनल नंबर नोट कराया। नंबर सुनते ही मैडम सर के चेहरे के रंग उड़ गए। उन्हें वो नंबर बेहद जाना पहचाना लगा, और सच भी यही था। वही नंबर कुणाल की उस रात की कॉल डिटेल्स में दर्ज था। यानी इस खेल की तारें सीधे डिप्टी कमिश्नर से जुड़ रही थीं। मामला बेहद उलझा हुआ देखकर मैडम सर ने फिलहाल अपने बदले के प्लान को पॉज करने का फैसला किया। अगले दिन सरगना के सारे आदमियों से पूछताछ हुई, पर कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फॉरेंसिक रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि सरगना को लगी गोली इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर से चली थी, जबकि इंस्पेक्टर को किसी गैर कानूनी विदेशी पिस्तौल से गोली मारी गई थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि मौके से वो हथियार मिला ही नहीं। सवाल कई खड़े हो गए, क्या इंस्पेक्टर ने ही सरगना को मारा? और इंस्पेक्टर पर गोली चलाने वाला तीसरा बंदा कौन था? तभी डिप्टी कमिश्नर के हाथ एक नया सुराग लगा। सरगना के अंतिम संस्कार में उन्हें उसका ड्राइवर संदिग्ध हालत में घूमता दिखा। थाने लाकर थोड़ी सख्ती की तो उसने उस रात का सच उगल दिया। ड्राइवर ने बताया कि उस रात सरगना को थाने छोड़कर वो बाहर गाड़ी स्टार्ट करके वेट कर रहा था। रात 8 बजे जैसे ही लाइट गई और गोलियां चली, उसने एक बंदे को थाने से बाहर भागते देखा। उसके ठीक पीछे एक और बंदा भागा, जिसने हाथ में पकड़ी पिस्तौल पास के नाले में फेंक दी। डर के मारे ड्राइवर गाड़ी भगा ले गया। डिप्टी कमिश्नर ने उस दिन थाने में मौजूद सभी लोगों को उन्हीं कपड़ों में दोबारा बुलवाया ताकि ड्राइवर पहचान कर सके। पर मैडम सर के होश तब उड़ गए जब उन्हें पता चला कि नाले में बंदूक फेंकने वाला कोई और नहीं, बल्कि उनकी अपनी टीम का चश्मे वाला साथी था।
अंधेरे में बंदूक अचानक उसके पैरों के पास आ गिरी थी। हड़बड़ाहट और डर में उसने समझा कि प्लान के मुताबिक काम हो गया और उसने उठाकर उसे नाले में फेंक दिया। खतरा बड़ा था, पर जब पहचान की बारी आई तो ड्राइवर ने हाथ खड़े कर दिए। वो किसी का चेहरा नहीं पहचान पाया। मैडम सर ने राहत की सांस ली। पुलिस ने गायब चल रहे अमित को भी ढूंढ निकाला, पर वो महज एक भटकाव निकला। बेचारे की वाकई बिल्ली खोई थी और वो तो बस गोलीबारी के डर से भाग खड़ा हुआ था। दिन में पुलिस ने नाले में सर्च ऑपरेशन चलाया, पर हाथ कुछ नहीं लगा। फिर भी डिप्टी कमिश्नर का मनोबल पक्का था। अगले दिन नाले के आसपास तलाश की गई और आखिरकार वो पिस्तौल बरामद हो ही गई। लेकिन पानी और कीचड़ की वजह से बंदूक पर मौजूद सबसे अहम सुराग यानी फिंगरप्रिंट्स पूरी तरह मिट चुके थे। केस एक बार फिर बंद गली में जाकर खड़ा हो गया। चूंकि पुलिस कमिश्नर खुद भी हफ्ते 10 दिन में रिटायर होने वाले थे, वो इस लफड़े को जल्द से जल्द रफा दफा करना चाहते थे। उन्होंने सीनियर अफसरों को बुलाकर कोई बीच का रास्ता निकालने को कहा। डिप्टी कमिश्नर ने तुरंत एक तगड़ी थ्योरी पेश की। सरगना तो इलाके का नामी गुंडा था ही, उसकी क्राइम कुंडली खोलना कोई मुश्किल काम नहीं था। कहानी यह बनाई गई कि इंस्पेक्टर ने पूछताछ के लिए सरगना को थाने बुलवाया था और अपने काले कारनामे खुलने के डर से सरगना ने इंस्पेक्टर पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में क्रॉस फायरिंग हुई। कमिश्नर साहब को यह आइडिया एकदम फिट लगा और केस को कागजों पर निपटा दिया गया। भले ही केस फाइलों में बंद हो गया था, पर इसमें झोल बहुत थे। इसी बीच टीम के लंबे लड़के ने कुणाल के क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट निकाला। पता चला कि जिस दिन वो गायब हुआ उसने एक कैफे में बिल पे किया था, जबकि उसने सबको यही बताया था कि वो देर रात तक ऑफिस में ओवरटाइम कर रहा था। सच जानने मैडम सर उसी कैफे पहुंची। किस्मत से वहां सीसीटीवी कैमरे चालू थे। फुटेज देखते ही मैडम सर के होश उड़ गए। कुणाल जिससे मिलने आया था वो कोई और नहीं बल्कि यही डिप्टी कमिश्नर थे। मामला और उलझ गया, पर पिक्चर अभी बाकी थी। आगे की फुटेज खंगालने पर पता चला कि अलग अलग तारीखों में डिप्टी कमिश्नर ने अकेले में उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर और भूमाफिया सरगना से भी मुलाकातें की थी। साफ था कि इस पूरे खेल का असली सूत्रधार वही थे, पर उनका मकसद क्या था? तथ्यों को जोड़कर देखें तो सरगना के चेले की मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी। सरगना और इंस्पेक्टर को तो मैडम सर के बदले के प्लान की भनक तक नहीं थी, यानी उन्होंने उसे रास्ते से नहीं हटाया था। चेला पुराने अनाथालय से गायब हुआ था, जिसका मतलब उसे ले जाने वाला इंसान मैडम सर की हर मूवमेंट पर नजर रखे हुए था। जब मैडम सर ने पिस्तौल तानकर सीधे डिप्टी कमिश्नर से जवाब मांगा तो उन्होंने मुस्कुराते हुए पूरा सच उगल दिया। दरअसल वो कुणाल के सगे बड़े भाई थे। सालों पहले उनके पुलिस पिता से बदला लेने के लिए बदमाशों ने छोटे भाई को किडनैप कर लिया था, पर रहम खाकर उसे अनाथालय के बाहर छोड़ दिया। कुछ महीने पहले ही पिता को इस सच का पता चला था, जिसके बाद उन्होंने कैफे में कुणाल से मुलाकात की थी। जिस रात कुणाल ने गुंडों का वीडियो बनाया, उसने सबसे पहले अपने भाई को ही भेजा था। भाई ने तुरंत मैडम सर और उनकी टीम के फोन टैप करना शुरू किए और साए की तरह उनके पीछे रहकर उनकी सुरक्षा करने लगा। अनाथालय से उस गुंडे के चेले को निपटाने वाले भी वही थे। रही बात सरगना और इंस्पेक्टर की, तो उन्हें भी डिप्टी कमिश्नर ने ही अपने जाल में फंसाया था। उन्हें सरगना के कान भरे कि इंस्पेक्टर अपनी चमड़ी बचाने के लिए उसका एनकाउंटर करने की फिराक में है और बेहतर यही होगा कि वो पहले हमला कर दे। अपनी पावर और ओहदे का इस्तेमाल करके उन्होंने दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया और पूरे सिस्टम को अपने इशारों पर नचाया। अचानक इतने सालों बाद भाई को घर वापस लौटने के लिए कहना आसान नहीं था, इसलिए बात थोड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। जिस रात छोटे भाई ने गुंडों को जुल्म करते देखा, उसने उस वारदात का वीडियो तुरंत अपने बड़े भाई को भेजा। वीडियो मिलते ही भाई इस पूरे मामले में गुप्त रूप से शामिल हो गया। उसने मैडम सर और उनकी टीम के फोन टैप किए और साए की तरह और उनके पीछे रहकर उनकी सुरक्षा में लग गया। गुंडे के चेले को ठिकाने लगाने वाला वही था और सरगना व इंस्पेक्टर का काम भी उसी ने तमाम किया था। हालांकि उसने सीधे खुद गोली नहीं चलाई, बल्कि दिमाग से खेल खेला। उसने सरगना से अकेले में मिलकर मनगढ़ंत कहानी गढ़ी कि ऊपर अफसरों को इंस्पेक्टर के साथ उसकी सेटिंग की खबर लग चुकी है। उसने सरगना को भड़काया कि इंस्पेक्टर अपनी गर्दन बचाने के लिए उसका काम तमाम करने की फिराक में है, इसलिए हाथ पर हाथ धरकर बैठने से बेहतर है कि वो खुद पहले हमला कर दे। उसने भरोसा दिलाया कि इन खुद उसके साथ के हटते ही वो खुद के साथ ढील करेगा और केस अपने ही अपने लेकर उसे साफ बचा लेगा। डिप्टी कमिश्नर का पद और उसकी बातों में दम देखकर सरगना झांसे में आ गया। यहाँ तक कि जिस हथियार से हमला हुआ वो भी भाई ने ही मुहैया कराया था। सरगना को उकसाने के बाद उसने ठीक यही चाल इंस्पेक्टर पर भी चली। दोनों को एक दूसरे के खिलाफ ऐसा भड़काया कि नतीजा थाने के अंदर सीधी गोलीबारी के रूप में सामने आया। जैसे ही यह पूरा सच मैडम सर के सामने आया, उधर अस्पताल में वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे उस भ्रष्ट इंस्पेक्टर ने भी आखिरकार दम तोड़ दिया। अब बस एक आखिरी सवाल बचा था। उस रात ठीक 8 बजे थाने की पावर सप्लाई आखिर किसने काटी थी? डिप्टी कमिश्नर ने एक हल्की मुस्कान के साथ इशारा किया और वो राज भी बेनकाब हो गया। यह कहानी सिस्टम की नाकामी और कानून से परे जाकर न्याय तलाशने की एक तीखी तस्वीर पेश करती है,
जहां एक तरफ मैडम सर खुद पुलिस में होकर भी अपने महकमे की नीयत पर भरोसा नहीं कर पाती, वहीं दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर जैसा सीनियर अफसर अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए कानून को अपने हाथ में लेने पर मजबूर हो जाता है। यही इस सस्पेंस से भरी कहानी का सबसे बड़ा और कड़वा सच है।